नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक अपडेट दे दूं। डेली न्यूज एनालिसिस आज की डेट में विनीत सर आपके लिए लेके आएंगे। कुछ 5 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं आज डेली न्यूज में, तो ये विनीत सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में आज एडिटोरियल बताऊंगा। एडिटोरियल काफी सारे हैं आज। जस्टिस रेंडर्ड, ये तीस्ता सेतलवाड़ जी की बेल के रिलेटेड एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। इंडिया बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशन के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। फिर दुर्गा पूजा पुश। देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो दुर्गा पूजा की पंडाल कमिटीज होती है उनको कुछ कुछ पैसा दे रही है ताकि दुर्गा पूजा के फेस्टिवल को और अच्छी तरीके से बनाया जा सके। तो ओवरऑल रिलीजन के फील्ड में सरकार घुस रही, कुछ इस प्रकार की बातें कही जा रही है। इससे पहले क्या ओवरऑल मतलब मुस्लिम्स को और हिंदूज को वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार की तरफ से पैसा वगैरह दिया गया है क्या, इसकी बात करेंगे। फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अभी रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की है कि अगर कोई भी डॉक्टर, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कन्वर्जन थेरेपी प्रमोट करता पाया गया तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या है, इसको हम देखेंगे। और पेरिल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस से रिलेटेड एक आर्टिकल है। तो कुल मिला के 6 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे एडिटोरियल के, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। वर्ड ऑफ द डे, ये सब विनीत सर बताएंगे। अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सुबह से ही मेरा इंस्टाग्राम, मतलब अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड में भी फोन में नोटिफिकेशन बार बार बज रहा है। ठीक है, सबके टीचर्स डे के मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। बट मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि एज अ टीचर आप मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। पढ़ते लिखते रहिए। मैं भी आपके लिए चीज़ें कोशिश करता हूँ कि और क्वालिटी में लेके आऊँ। देखिए, एक क्वालिटी वीडियो तो सुबह की सुबह आती ही है, और भी वीडियोस में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंटेंट ही मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। एडिटोरियल्स में सबसे पहला एडिटोरियल हम लोग टेकअप करेंगे, जस्टिस रेंडर्ड बट ओनली इनकम्प्लीटली। कलिस्वम राज जी का ये आर्टिकल है। तीस्ता सेतलवाड़ केस की ये बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी जो गया फ्राइडे है उस दिन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी। इसको लीड कर रहे थे अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब। यूयू ललित साहब थोड़ी अर्जेंसी में नजर आ रहे हैं क्योंकि इनके पास जो टेन्योर है वो केवल 74 डेज का है। और यहाँ पे जस्टिस यूयू ललित लेड इस बेंच ने इंटरिम बेल ग्रांट कर दी है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाड़ जी को। फाइनली तीस्ता सेतलवाड़ जी जेल से बाहर निकल गई। अपने आप में एक अच्छा डिसीजन है ये। तीस्ता सेतलवाड़ जी के लिए पर्सनली एक कंफर्टिंग डिसीजन है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बेल पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है। 2 महीने से ये जेल के अंदर है और ऐसा बोला जा रहा है कि पॉलिटिकली विंडिक्टिव तरीके से एग्जीक्यूटिव इनसे बदला निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि गोधरा राइट्स केस में कुछ लोगों के रोल को बिल्कुल पकड़ के बैठ गई है तीस्ता सेतलवाड़। तो यहां पे ओवरऑल इंटरिम बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सेतलवाड़ को। मैं आपको फिर से बोल दूं, मैंने कल भी बताया था, रेगुलर बेल नहीं मिली है। रेगुलर बेल का डिसीजन गुजरात हाई कोर्ट लेगी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पेंडिंग द डिसीजन टेकन बाय गुजरात हाई कोर्ट, आप तीस्ता सेतलवाड़ को जेल में नहीं रह सकते, इसलिए हम इनको इंटरिम बेल दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर यहां पे सुप्रीम कोर्ट सबका ध्यान लेके आई है। एक तो क्वेश्चन ये है कि भैया 2 महीने हो चुके हैं तीस्ता सेतलवाड़ के अरेस्ट के, तो जब 2 महीने हो चुके हैं तो अब तक पुलिस ने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की। चार्जशीट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या इल्जाम लगाए गए, उस एक्यूज ने किस मोडस ऑपरेंडी के तहत क्राइम किया, क्या गलतियां की, ये सब की इन्वेस्टिगेशन लिख के पुलिस उस चार्जशीट में रखती है और जज साहब के सामने फाइल करती है। ये चार्जशीट अब तक पुलिस ने फाइल नहीं की, तो क्यों नहीं फाइल की है। प्लस फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी जी की प्लिया को रिजेक्ट किया, उसके अगले ही दिन तीस्ता सेतलवाड़ जी को यहां पे अरेस्ट कर लिया गया। इनके खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यहां पे फाइल हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि दिखाती हैं कि हाँ भाई, क्या एग्जीक्यूटिव यहां पे बदला ले रहा है। प्लस चलो, अगर हाई कोर्ट में इनकी बेल पिटीशन फाइल हुई तो उस बेल पिटीशन पे डिसीजन लो भाई। 3 अगस्त को बेल पिटीशन फाइल हुई थी हाई कोर्ट में। अहमदाबाद की सिविल कोर्ट में तो सेशंस कोर्ट में तो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन गुजरात की हाई कोर्ट में 3 अगस्त से सितंबर 19 हो गया, बेल पिटीशन पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है और इंटरिम बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने। तो भाई आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट का यह भी बोलना है कि जिस बेसिस पे तीस्ता सेतलवाड़ को अरेस्ट किया गया है वो बेसिस इनफ नहीं है, वो एलिगेशंस इनफ नहीं है बेल को डिनाई करने के लिए। तो इन सब बेसिस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कौन से बेसिस पे आपने पकड़ के तीस्ता सेतलवाड़ को अंदर रख रखा है। और ये जो
बेसिस यहां पे उठाए गए हैं, इन बेसिस के आधार पर केवल तीस्ता सेतलवाड़ का इनकार्सरेशन नहीं, बाकी और भी बहुत से आप कह लो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और एनजीओ से रिलेटेड लोग हैं जो कि अभी जेल के अंदर बंद है, उनके ऊपर भी बात उठेगी कि कहीं ड्रैकोनियन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके उनको जबरदस्ती जेल के अंदर बंद करके तो नहीं रखा जा रहा है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है भाई। चलिए, लेकिन फाइनली यहां पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन लिया है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फाइनल डिसीजन है कि हाँ भाई हम अभी के लिए इंटरिम बेल दे रहे हैं, रेगुलर बेल पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट देखेगा, ये डिसीजन भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल जो क्वेश्चंस उठाए यहाँ पे तीस्ता सेतलवाड़ के अरेस्ट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट थे और वो क्वेश्चंस बाकी लोगों के इनकार्सरेशन में भी आप कह लो काम आ सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑथर ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को करना क्या चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर बेल दे देनी चाहिए थी तीस्ता सेतलवाड़ को। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, रेगुलर बेल का डिसीजन अभी भी हाई कोर्ट के पास है। तो यहाँ पे कलेश्वरम राज क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, हाई कोर्ट के मतलब आप कह लो ये कोर्ट में बॉल फेंकने के बजाय उनको खुद इनिशिएटिव लेके तीस्ता सेतलवाड़ को यहाँ पे बेल दे देनी चाहिए थी। किस बेसिस पे कलेश्वरम राज ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, जब भी किसी बेल पिटीशन में या किसी केस में इनडेफिनिट डिले होता है तो उस इनडेफिनिट डिले के चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील आ सकती है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में एक लंबा डिले हो रहा है, किसी डिसीजन में इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है, इनडेफिनिट डिले हो रहा है, तो उस इनडेफिनिट डिले के केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील आ सकती है अंडर आर्टिकल 136। तो क्या 3 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक डिसीजन नहीं लिया गया, इसको आप इनडेफिनिट बोलोगे इंडियन जुडिशरी में? देखिए इनडेफिनिट तो नहीं बोलना चाहिए। 3 अगस्त से 19 सितंबर, अभी क्या है जो तीस्ता सेतलवाड़ जी वाला केस है ना, ये थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा आप कह लो सेंसिटिव केस है। ओके, इसके चलते जो रूलिंग कोalition और अपोजिशन कोalition आपस में एक दूसरे के साथ बिंधे हुए हैं, लड़े हुए हैं, तो इस कंटेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस है। लेकिन हाँ, 3 अगस्त से 19 सितंबर को एक इनडेफिनिट डिले नहीं माना जा सकता है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर एलिगेशंस प्रॉपर नहीं है तो कोई ना कोई डिसीजन लेना भी यहां पे जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल देके भी चीजों को रिजॉल्व तो देखो कर दिया है। अब गुजरात हाईकोर्ट चाहे 2 महीने ले, चाहे 6 महीने ले, चाहे 12 महीने ले, चाहे 2 साल ले, भाई बेल पे रहेंगी आपकी तीस्ता सेतलवाड़। हाँ, हाईकोर्ट उनके ऊपर कंडीशन लगाएगा कि आप फॉरेन नहीं जा सकती, अपना पासपोर्ट जमा करिए, शहर छोड़ के नहीं जा सकती हमसे पूछे बिना, वो सब ठीक है, बट कम से कम जेल में तो नहीं रहना पड़ेगा ना तीस्ता सेतलवाड़ जी को। तो ये ओवरऑल बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि तीस्ता सेतलवाड़ को बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो सेंटर की तरफ से ये लॉजिक आया कि रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर ऑफ द लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो कम से कम आप हाई कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए, पहले उसको अपने पास मत लीजिए। और इससे पहले भी 24 जून को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठी थी जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस AM खानविलकर साहब। AM खानविलकर साहब का ये बोलना था कि जो तीस्ता सेतलवाड़ ने ओवरऑल जाकिया जाफरी की जो प्लिया फॉइल करवाई थी, एहसान जाफरी जी की जो मृत्यु हुई थी गुजरा राइट्स के समय पे, और जो पूरा बवाल हुआ था, उस पूरे बवाल में इन्वेस्टिगेशन में जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, जो कमेटी वगैरह बनी थी, पूरा डिस्कशन हुआ था और उसके बाद ही क्लीन चिट दी गई है। तो जब क्लीन चिट दे दी गई उसके बाद भी इस चीज को जबरदस्ती उठा के रखना, मतलब लोगों को गलत तरीके से इम्प्लीकेट करने की कोशिश कर रही है तीस्ता सेतलवाड़। इस बात को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक प्रकार की इनडायरेक्ट डांट भी लगाई है इनको। बट इन एनी केस ऑथर ये बोल रहा है कि ये वारंट नहीं करता कि आप एक इंडिविजुअल से बदला निकालो, एग्जीक्यूटिव विंडिक्टिव तरीके से उस इंडिविजुअल से बदला निकालो और उसको लगातार जेल के अंदर बंद करके रखे। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हम यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लिया जा रहा है। फादर स्टैन स्वानी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी, जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु हो गई थी। कुछ और लोगों के नाम निकल के आते हैं, सिद्दीकी कप्पन, उमर खालिद, गौतम नवलखा, कहीं ना कहीं ये जेल के अंदर है, इनके ऊपर कुछ चार्जेस वगैरह लगाए गए। तो तीस्ता सेतलवाड़ के केस को इन लोगों के केस के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर स्टेट ऑफ द फ्रीडम को इवैल्यूएट करने की जरूरत है और इस इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं जुडिशरी भी फेल होती हुई नजर आ रही है। अगर तीस्ता सेतलवाड़ को रिलीज कर दिया जाता रेगुलर बेल पे तो जुडिशरी पास हो जाती, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फेल होती नजर आ रही है। फिर कुछ जजमेंट्स की बात की गई है। एक जजमेंट है गुदी कांति नरसिम्हल्लू 1977 का जजमेंट है, जिसमें जस्टिस VR कृष्णा साहब क्या लिखते हैं, द इश्यू ऑफ बेल और जेल
at the pre-trial or post-conviction state, although largely hinging on judicial discretion, is one of liberty, justice, public safety, and burden of the public treasury, all of which insist that a developed jurisdiction of bail is integral to a socially sensitized judicial process. मतलब बेल के प्रोसेस में एक डेवलप्ड जूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब इसी को जोड़ो आप 2014 के जजमेंट पे, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन्होंने क्या बोला? रिलाइंग ऑन द प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड लॉ कमीशन रिपोर्ट्स वार्नड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन नहीं होना चाहिए। और अभी सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया के अंदर एक बेल एक्ट होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर तरीके से बेल कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी, इसके बारे में लिखा होना चाहिए, और बेल शुड बी द रूल, नॉट जेल। तो ये जो गुदी कांति नरसिम्हालू 1977 जजमेंट, हरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड एएनआर 2014 जजमेंट, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2022 जजमेंट, ये सब कहीं ना कहीं अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। बेल से रिलेटेड, इनकार्सरेशन से रिलेटेड, प्रिजन लॉस से रिलेटेड अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप इन जजमेंट्स को कोट कर सकते हो। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आते हैं, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे लीजा सिंह जी इस आर्टिकल में कंट्रीब्यूट कर रही है, सीईओ हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट की, और दूसरे अमिताभ मत्तू साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में और ऑनरेरी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कहीं ना कहीं ये दोनों ही ऑथर्स जुड़े हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ 5वां राउंड हो रहा है बायलैटरल ट्रैक 1.5 डायलॉग का। किस प्रकार से कैनबरा दिल्ली के साथ अपने रिश्ते अच्छे कर रहा है, उसके बारे में बात की गई। अब इस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कि आज की डेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पास्ट में खराब थे। जैसे अगस्त 1950 में ऑस्ट्रेलिया के एक सेलिब्रेटेड ज्यूरिस्ट थे सर ओवन डिक्सन, कश्मीर के सेटलमेंट को लेके ये मीडिएट कर रहे थे, दिल्ली आए हुए थे। उस समय पे इन्होंने अपनी डॉटर एने, जो कि उस समय पे मेलबोर्न में थी, उनको चिट्ठी लिखी और बोला कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पे मैं वापस नहीं आना चाहता। 1950 का समय थोड़ा डेंजरस था दोस्तों, उस समय पे हालात बहुत खराब थे, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। 6 सितंबर को दिल्ली में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक मीट होगी और वहां पे बायलैटरल ट्रैक 1.5 डायलॉग के ऊपर बातचीत की जाएगी और दोनों ही कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं कि एक दूसरे के लिए रिश्ते अच्छे करना कितना ज्यादा जरूरी है। लंबे समय से जितना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों के बीच में पोटेंशियल था, उतना पोटेंशियल हम मीट नहीं कर पाए। 20वीं शताब्दी में बहुत ही कम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस हुए। पिछले कुछ सालों में उनकी बात नहीं हो रही है। कोल्ड वॉर की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज, वाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, इसके चलते कहीं ना कहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए। ऑस्ट्रेलिया ने एक समय पर डिसीजन लिया कि वो इंडिया को यूरेनियम नहीं बेचेंगे, तो बड़े लंबे डिकेड्स तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। लेकिन अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटरली इंगेज करने को तैयार। इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, चाइना फैक्टर, क्वाड ग्रिपिंग, नाना इसके आप कह सकते हो आप मैनिफेस्टेशंस निकाल सकते हो। तो अगर आप देखो तो इंग्लिश स्पीकिंग है, दोनों कंट्रीज मल्टीकल्चरल हैं, फेडरल डेमोक्रेसीज हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, रूल ऑफ लॉ में दोनों का भरोसा है, और सबसे खास बात इंडो पैसिफिक के रीजन में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की मदद ऑस्ट्रेलिया को लगेगी क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स तक चाइना की नेवी और आर्मी पहुंच चुकी है। सोलोमन आइलैंड्स ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक ऐसे कंट्री की तरह देखा जाता था जिसके चारों तरफ कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। इंडिया तो क्या है, बवाल चारों तरफ है भैया। नॉर्थ में आप कह लो पाकिस्तान और श्रीलंका है, साउथ में श्रीलंका में आप कह लो, सॉरी पाकिस्तान और चाइना है, साउथ में श्रीलंका में बवाल चल रहा था, सिविल वॉर इतना लंबा। तो इंडिया का तो नेबरहुड ही ट्रबल्ड है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली समझा जाता था कि सारे बवाल से दूर है, लेकिन अब बवाल उसके भी बिल्कुल आप कह लो डोर स्टेप पे पहुंच रहे हैं। सोलोमन आइलैंड्स में जल्दी चाइना नेवी आर्मी पहुंच जाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में लंबे समय में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लस अगर आप देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। इंडिया से स्किल्ड माइग्रेंट्स जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में वो अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखो तो एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक डायलॉग कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं एज पार्टनर्स वर्क करने के लिए। ठीक है, रोबस्ट तरीके से चीजें चल रही हैं। फ्यूचर में रिलेशनशिप किस प्रकार से मार्क होगी, अभी के लिए भले ही टर्बुलेंस है, डिसरप्शन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग जो अभी के लिए चालू हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को बदल के रख देगा।
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहां पे रिलेशनशिप हो रही है। टेक्नोलॉजी और साइबर वर्ल्ड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगी। हमारे बिजनेसेस ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े स्केल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि उनके अगेंस्ट अपोजिशन भी बहुत हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल माइंस जो कि अदानी खोद रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में फिर साइबर थ्रेट्स की बात की जा रही है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है, ओवरऑल ट्रेड रिलेशंस की बात की जा रही है। फिर हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। 49 क्रिटिकल मिनरल्स जो कि जरूरत से ज़्यादा जरूरत है इंडिया को, उसमें से 21 ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे रिश्ते करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को तो फायदा होगा ही होगा, इंडिया को भी उतना ही फायदा यहाँ पे होगा। 2019 के बाद से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बायलेटरल लेवल पे उतनी ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसके ऑब्वियस रीजंस थे। कोरोना का पैंडेमिक लगा हुआ था, लॉकडाउन वगैरह लग गया था, ऑस्ट्रेलिया तो अपने ही देश के क्रिकेट प्लेयर्स को वापस नहीं घुसने दे रहा था, तो बाकी क्या ही बातचीत होती। लेकिन फिर भी अगर आप देखो अभी के समय पे इंडिया के साथ इंगेज करना ऑस्ट्रेलिया को भी जरूरत हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम को इंडिया पास कर चुका है एज द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। अब यहीं पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग डेफिनेटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। फिर अगला, अ लॉट इज एट स्टेक फॉर इंडिया बांग्लादेश टाइज। सैयद मुनीर खुसरो साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा। शेख हसीना जी और मोदी जी की सरकार बहुत लंबे समय से कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को रिजॉल्व करना चाह रही है बट कर नहीं पा रही है। इसमें एक इशू है तीस्ता वाटर इशू, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ, बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव भी हुआ इंडिया बांग्लादेश के बीच में। तो दो कंट्रीज के बीच के रिलेशंस में जब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं कुछ निगेटिव भी होती है। अब हर चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती और हर चीज़ नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात करो तो हर चीज़ निगेटिव ही हो रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश से इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जन्माष्टमी को मनाते हुए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन साहब ने लोगों को क्या बोला कि भारत सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार आए। अगर शेख हसीना की सरकार आती है तभी इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो पाएंगे। अब यह कमेंट काफी कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन ओपनली ये बोल रहे हैं कि इंडिया ये इंश्योर करे कि बांग्लादेश के अंदर आपकी आवामी लीग शेख हसीना की सरकार बने। तो बांग्लादेश में कुछ लोग पूछने लगे कि क्या भारत सरकार बनाता है क्या बांग्लादेश के अंदर? तो शायद अब्दुल मोमेन यहां पे इस चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर शेख हसीना की सरकार कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर कंक्रीट डिसीजन ले पाती हैं और ये डिसीजंस भारत सरकार के लीडर्स के स्टैंड पे डिपेंड करते हैं, जैसे तीस्ता के ऊपर वाटर डील भारत सरकार की परमिशन के बिना नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो शायद इसी कंटेक्स्ट में अब्दुल मोमेन साहब कह रहे थे कि कुछ ऐसे ट्रिकी इश्यूज है बांग्लादेश के अंदर जो कि इंडिया के कॉपरेशन के बिना रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो इंडिया का कॉपरेशन हमें जरूरी है। हालांकि काफी पॉलिटिक्स हो गई, जो सीनियर कैबिनेट मेंबर्स थे आवामी लीग के वो नाराज हो गए, बिल्कुल शांत हो गए वगैरह वगैरह। अभी क्या रिसेंटली 7th राउंड हुआ था इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन का जून में। इंडिया बांग्लादेश ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, कनेक्टिविटी, स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो शेख हसीना जी इंडिया आ रही हैं, तो शायद एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा के ऊपर भी यहां पे बातचीत होगी। देखिए क्या है, 2026 तक ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री मार्केट एक्सेस है बांग्लादेशी गुड्स को। बांग्लादेशी गुड्स बहुत ही कम ड्यूटी या ना के बराबर ड्यूटी पे इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया के अंदर बिकते हैं और किसी प्रकार का कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है बांग्लादेशी गुड्स के ऊपर। लेकिन 2026 में एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, 2026 में ऑफिशियली बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री बन जाएगी। तो उसके बाद अगर ट्रेड करना है तो एक सेपा साइन करना जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करना जरूरी है। बांग्लादेश इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंट्री है। 2009 में इंडिया बांग्लादेश में $2.4 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड था, 2020-21 में $10.8 बिलियन का हो चुका है। बांग्लादेश कुछ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स को इंडिया से इंपोर्ट करता है, इन रॉ मटेरियल्स के बिहाफ पे ही बांग्लादेश अपना एक्सपोर्ट कर पाता है। अगर सेपा साइन होता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में तो वर्ल्ड बैंक का वर्किंग पेपर यह बोलता है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स 182% से बढ़ सकते हैं, कुछ केसेस में 300% से भी बढ़ सकते हैं अगर कुछ और ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स को और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंप्लीमेंट किया गया तो। मतलब ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स को बढ़ाया गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाया गया। फिर ओवरऑल इंडिया एशियान के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चला रहा है और बांग्लादेश को कह रहा है कि आप सिंगापुर और मलेशिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल मत करिए अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया के
पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए। क्या होता है कि अक्सर कर बांग्लादेश के चित्तागोंग पोर्ट से जब चीजें लोड होती हैं तो सीधे डेस्टिनेशन कंट्री में नहीं आती हैं, पहले हो जाती है मलेशिया में, सिंगापुर में, मलेशिया सिंगापुर में वो दूसरे जहाजों पे लोड होती हैं, वहां से जाती हैं। तो इंडिया बोल रहा है बांग्लादेश से कि आप मलेशिया सिंगापुर के पोर्ट का इस्तेमाल ना करके इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल वाटरवे ट्रेड भी बढ़ रहा है मोंगला और चित्तागोंग पोर्ट के थ्रू। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को मेनलैंड से बढ़ाने के लिए बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडियन नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड के बीच में बांग्लादेश की ज़मीन आती है। तो अगर बांग्लादेश की मदद मिल जाती है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। हम शायद किसी एक ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ओवरऑल हमारे नॉर्थ ईस्ट से लोग बस में बैठेंगे और बांग्लादेश के थ्रू क्रॉस होते हुए तो इंडियन मेनलैंड में आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। ठीक है भाई। फिर भाई तीस्ता नदी के पानी की वाटर शेयरिंग, ये अपने आप में 1947 में एक बड़ा चैलेंज है इंडिया और बांग्लादेश के लिए। अगर आप देखो तो तीस्ता नदी वेस्ट बंगाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो भाई जो फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल की 12.77% वेस्ट बंगाल की आबादी बहुत हद तक तीस्ता के पानी पे डिपेंड करती है। और वहीं पे अगर आप बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है जहां पे खेतीबाड़ी होती है बांग्लादेश के अंदर 14% तीस्ता के पानी पे डिपेंड होता है, तीस्ता फ्लड प्लेन्स पे डिपेंड करता है। और आप कह लो कि बांग्लादेश की 7.3% आबादी सीधे सीधे तीस्ता के पानी पे डिपेंडेंट है। तो बहुत हद तक ये तीस्ता वाटर इशू इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को बैठ के इसके ऊपर बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। फिर 2015 में इंडिया बांग्लादेश ने साइन किया लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, लैंड स्लैब एग्रीमेंट था। इंडियन और बांग्लादेशी इनक्लेव्स को यहां पे इंटरचेंज किया गया। फिर इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने रिसेंटली तो आसाम मेघालय बांग्लादेश ट्राई जंक्शन पे स्मगलिंग रूट्स ना चले इस बात को देखने के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। 2019 में इंडिया ने नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था। इस बात को लेके बांग्लादेश नाराज था, बांग्लादेश से कुछ अपोजिशन की वॉइसेस भी उठ के आई थी, लेकिन बांग्लादेश बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोला। जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसी कंट्रीज और चाइना जैसी कंट्री दुनिया भर में चिल्ला रही थी, बांग्लादेश थोड़ा शांति था। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। एक और मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना इनग्रेस करने की कोशिश कर रहा है। चाइना बायलेटरल बेसिस पे बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और बांग्लादेश को एक्चुअली में चाइना की मदद भी चाहिए। रोहिंग्या क्राइसिस इस समय पे बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस है, तो चाइना इंडिया दोनों की मदद से रोहिंग्यास को वापस म्यांमार में भेजने की कोशिश कर रहा है। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश जानता है कि म्यांमार के अंदर चाइना की चलती है, तो अगर चाइना म्यांमार के ऊपर प्रेशर डालेगा तो शायद बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्यास आप कह लो सेटल्ड हैं वो वापस म्यांमार जा सकते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रोहिंग्यास हैं इस समय पे। फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते बायलेटरल बेसिस पे बांग्लादेश अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। 1971 में क्या हुआ आप सबको पता है, ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, टूट के अलग कंट्री बन गया। उसके बाद जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे उन्होंने वॉर क्राइम्स किया, उसके लिए केसेस चले बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के रिश्ते बहुत लंबे समय तक खराब रहे थे, लेकिन अब थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया के लिए अभी की जो अवामी लीग शेख हसीना की सरकार है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2001 से लेकर 2006 के बीच में बांग्लादेश में सरकार थी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की, और ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी बहुत हद तक एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान थी। इनफैक्ट 2004 में एक 10 ट्रक में आर्म्स और एम्यूनिशन भर के चित्तगोंग पोर्ट पे पकड़ा गया। ऐसा बताया जा रहा था कि बांग्लादेश इन हथियारों को इंडिया में भेज रहा था उल्फा को देने के लिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को देने के लिए। ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आसाम को इंडिया से तोड़ के अलग करना चाहता, तो मतलब सेक्शनिस्ट एक्टिविटी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को थ्वार्ट करने के लिए बांग्लादेशी एस्टेब्लिशमेंट इस समय पे ओपनली काम कर रहा था बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के अंदर। इसलिए भी इंडिया के अंदर यह माना जाता है कि बीएनपी की सरकार अगर बांग्लादेश में ना आए तो बेहतर है, अवामी लीग की सरकार बेटर रहेगी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने इंडिया को उतने पोटेंशियल प्लेयर की तरह नहीं देखा। अभी की अवामी लीग डेफिनेटली देख रही है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो अवामी लीग के साथ रिजॉल्व करने की जरूरत है। तीस्ता वाटर शेयरिंग, बॉर्डर पे किलिंग्स, कहीं ना कहीं अभी शेख हसीना जी इंडिया के अंदर आ रही हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर बातचीत होगी। नो डाउट बांग्लादेश की लिबरेशन में इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
अब ये तो देखना बाकी है कि बांग्लादेशी इस बात को कितने दिन तक याद रखते हैं। फिर अगला आर्टिकल, चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट। खैर इसको मैं अभी के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तब प्रॉब्लमेटिक दुर्गा पूजा पे आ जाते हैं। देखिए क्या हुआ है इस समय पे, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, जो कम्युनिटी दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं बांग्लादेश के अंदर, वो अलग अलग पूजा कमिटीज के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। अब 2018 से तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार हर दुर्गा पूजा क्लब की कम्युनिटी को 10,000 रुपए देती है। इस साल डिसाइड किया गया कि 60,000 रुपया दिया जाएगा। ये कैश बेनिफिट्स 2018 में 18,000 क्लब्स और कम्युनिटीज को दिया जाता था, और आज 43,000 मतलब 43,000 कम्युनिटीज को 60,000 रुपया तक सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ताकि दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन आप जबरदस्त तरीके से कर पाओ। राज्य की सरकार के 258 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे 60% का आप कह लो सब्सिडी भी सरकार देती है। मतलब इन दुर्गा पूजा पंडाल कम्युनिटीज में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा 60% खर्चा सरकार उठाएगी। तो ये जो खर्चा सरकार उठा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या सरकार के पास इतना पैसा है? वेस्ट बंगाल की सरकार की फाइनेंशियल हालत हिली हुई है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। राज्य के सरकारों के एम्प्लॉयज के डियरनेस अलाउंस को देने का भी पैसा नहीं है। बट उसके बाद भी यहाँ पे ओवरऑल इन फेस्टिविटीज के लिए खर्चा कर रही है वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार। क्या सही कर रही है? इसके बारे में बात करते हैं। तो दुर्गा पूजा जोशो खरोश से मनाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, और यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी तगड़ा होता है। पिछले 11 सालों में दुर्गा पूजा को यूज करके हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटी पूजा वीक्स ऑर्गेनाइज कराई है ममता बनर्जी जी ने, और कहीं ना कहीं इनकी सरकार को एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी मिला है इसके थ्रू। और ये जो दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन है ना, ये वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ब्रिटिश काउंसिल की एक स्टडी है 2019 की, उसने ये बोला है कि जब वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा कंडक्ट करवाई जाती है तो इससे जितनी भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आती हैं वो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को 32,377 करोड़ कंट्रीब्यूट करती हैं, जो कि वेस्ट बंगाल की जीडीपी का लगभग 2.58% है। मतलब दुर्गा पूजा 2.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी का। अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। फिर अगर आप देखो, दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा इन कलकत्ता को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस अपने आप में ही आप कह लो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और कल्चरली भी वेस्ट बंगाल की जो पहचान है वो दुर्गा पूजा के थ्रू है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इस फेस्टिवल के समय में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह लो चैलेंज है। एक और बात, दुर्गा पूजा में ये जो कैश ऑफर दिया जा रहा है, इससे पहले क्या कोई इस प्रकार की स्कीम धर्म के फील्ड में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने चलाई है? तो जी हाँ, अप्रैल 2012 में इमाम्स को और मुइज़िन्स को एक मंथली ऑनरेरियम देने की बात की थी। किसने? आपका वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार ने। तो इसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने देखा कि भाई इमाम्स और मुइज़िन्स को अगर आप कैश अवार्ड दे रहे हो तो मतलब आप सीधे सीधे धार्मिक बेसिस पे कैश अवार्ड दे रहे हो, ये अलाउड नहीं है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, लेकिन बाद में स्टेट के वक्फ बोर्ड के थ्रू पैसा पहुंचा दिया गया। अब ओवरऑल कहीं ना कहीं यह बोला जाता है कि बीजेपी सरकार ने तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम दिखा के हिंदू वोट्स को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई, ऐसा बोला गया। तो यहां पे दुर्गा पूजा कम्युनिटी पंडाल्स को पैसा देके एक प्रकार का बैलेंसिंग एक्ट किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, ममता बनर्जी जी के द्वारा। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। बट इन एनी केस ओवरऑल अगर आप धर्म के आधार पर लोगों को कुछ भी आप कह लो कैश या हर्जाना या इंसेंटिव दे रहे हो, मतलब आप एक ऐसी अनचार्टेड टेरिटरी में घुस रहे हो जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि आप कम्युनिटी के अफेयर्स में घुस रहे हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी और दूसरे धर्म की कम्युनिटी हो, आप उन अफेयर्स में घुस रहे हो, धर्म के नाम पे चीजें मोबिलाइज कर रहे हो। और जब अक्सर कर धर्म के नाम पे चीजें मोबिलाइज होती हैं वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमैटिक भी कभी कभी हो जाती है। फिर कोवर्शन एज कन्वर्जन, देखिए यहां पे क्या है, LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको हटाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह बोला है कि अगर कोई भी स्टेट मेडिकल काउंसिल को डायरेक्शन दिया है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अगर कन्वर्जन थेरेपी करता हुआ पाया गया, इसको प्रमोट करता हुआ पाया गया, तो इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जाता है।
लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल या किसी भी प्रकार के ओरिएंटेशन को फॉलो करने वाला एक इंडिविजुअल को आप कन्वर्जन थेरेपी की तरफ कुछ प्रमोट करते हो। इस कन्वर्जन थेरेपी में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी आ सकता है, कोई साइकोसोमैटिक ड्रग देना, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी देना, एग्जॉर्सिज्म करना, वायलेंस करना, किसी भी प्रकार की चीज अगर आप करते हो, ठीक है ना, उनकी जेंडर आइडेंटिटी को सो कॉल्ड बदलने के लिए, तो उस कंटेक्स्ट में आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए चार्ज किया जा सकता है। ये अपने आप में कह लो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री का ये बोलना है कि जो लोग भी कन्वर्जन थेरेपी देते हैं ना एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के लिए, उनका ये मानना है कि ओवरऑल होमोसेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल क्या होती है? फिजिकल या मेंटल डिजीज। मतलब जेंडर आइडेंटिटी एक बीमारी है। अगर कोई थेरेपी आप कह लो प्रमोट कर रहा है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो इसको इलीगल कर दिया गया इंडिया में। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा इसको पहले इलीगल किया गया। 2021 जून में जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें इन्होंने बोला था कि जब तक एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं लाया जाता, तब तक मैं पुलिस के लिए, सरकार की सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज के लिए डायरेक्शन इशू कर रहा हूं कि कैसे आप ट्रीट करोगे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को। ठीक है ना। अब इसी पर्टिकुलर मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के थ्रू नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने 25 अगस्त के लेटर के थ्रू स्टेट मेडिकल काउंसिल को बोला कि भाई देखो, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट और एथिक्स रेगुलेशन 2002 के अंदर ओवरऑल अगर आप किसी भी प्रकार से कन्वर्जन थेरेपी को प्रमोट करते हुए पाए गए तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए चार्ज किया जाएगा, सजा वगैरह भी आपको हो सकती। तो ये जो एक पर्टिकुलर स्टेप है, ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इंक्लूसिव स्टेप माना जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं एलजीबीटी कम्युनिटी और ज्यादा सेफ और इंक्लूडेड इन द सोसाइटी फील करेगी। कनाडा जैसी कंट्रीज ऑलरेडी कन्वर्जन थेरेपी को बैन कर चुकी हैं, तो इंडिया में कन्वर्जन थेरेपी क्यों चल रही है? प्लस ऑथर यहां पे ये भी बोल रहा है कि अभी के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 जो बना हुआ है ये इनफ नहीं है, हमें एक होलिस्टिक लॉ लाने की जरूरत है और उसके साथ साथ कन्वर्जन थेरेपी को इंडिया के अंदर बैन करने की जरूरत है। फिर रिसेंटली क्या हुआ कि ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के बाद, ताइवान ड्रिल्स के बाद, चाइना के एक ड्रोन को शूट डाउन कर दिया ताइवान ने। फुजियान प्रोविंस से बहुत सारे ड्रोन उड़ाए जाते हैं और ताइवान के आइलैंड्स के ऊपर उड़ते हैं, तो इस ड्रोन को शूट डाउन कर दिया। बेसिकली क्या है, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस में चीजें ऑलमोस्ट ब्रिंक्समैनशिप पे। ब्रिंक्समैनशिप मतलब कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि एक सीरियस मिलिट्री अल्टरकेशन यहां पे शुरू हो सकता है। और इसके रिस्पेक्ट में अभी आपको पता होना चाहिए कि जोसेफ बाइडेन ने $1.1 बिलियन का मिलिट्री पैकेज इंट्रोड्यूस किया है, जो कि यूएस की पार्लियामेंट से पास होना है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होना। अगर वो पास हो जाता है तो ओवरऑल ये जो चाइनीज इन्वेजन है ताइवान के ऊपर, देखिए वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ताइवान का इन्वेजन करेगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके जो नेगेटिव आउटकम्स हैं वो बहुत ज्यादा है। बट ताइवान भी इस समय पे कोई मेल्ट डाउन अप्रोच नहीं ले रहा है। चाइना के ड्रोन को ताइवान ने उड़ा दिया, नीचे गिरा दिया। तो कल की डेट में ओवरऑल इस पूरे अल्टरकेशन में कभी कुछ ऐसा सीरियस हो जाए जिससे ओवरऑल एक जंग शुरू हो जाए, इस बात के आसार बहुत हद तक नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों खत्म होता है। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। जल्दी ही करंट अफेयर्स आपके लिए विनीत सर लेके आएंगे। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए।